Hello everyone, welcome back to you on my YouTube channel. And today topic is Project Crocodile. After completing the Project Elephant and Project Tiger, now we will discuss about the Project Crocodile. Very important and काफ़ी कम्पिटिटिव क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किस ईयर में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लॉन्च हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसका जो डेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लॉन्च किया था। ठीक है, अब सबसे पहले क्रोकोडाइल की जो स्पीसीज़ हैं कि क्रोकोडाइल्स, आप कंफ्यूज रहे होंगे कि क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, घड़ियाल या मगरमच्छ, ये चार बातें जो हैं कैसे करके एक दूसरे से डिफरेंट हैं, पहले तो इन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के बारे में बात करेंगे, क्रोकोडाइल है क्या रियल में। तो देखिए 3 स्पीसीज क्रोकोडाइल की होती हैं, और क्रोकोडाइल जो एक हमारा वर्टिब्रेट है, और वर्टिब्रेट में रेप्टाइल्स उसमें आता है ये। ठीक है, और इसकी जितनी स्पीसीज हैं सभी रेप्टाइल्स हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल टर्म रेप्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे कॉमन एक टर्म होता है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। क्रोकोडाइल नॉर्मली 3 कैटेगरी या 3 स्पीसीज क्रोकोडाइल की होती हैं, जिसे हम बोलते हैं साल्ट वाटर या एस्चुराइन क्रोकोडाइल। एस्चुरी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं मुहाना, जहाँ पे एक रिवर ओशियन में या समुद्र में जाकर गिरती है। कहने का मतलब रिवर एंड ओशियन वाटर जहाँ पे मिक्स होता है उस जगह को बोलते हैं एस्चुराइन क्रोकोडाइल, एस्चुराइन वाटर। तो वहाँ पे जो पाया जाता है क्रोकोडाइल उसे बोलते हैं साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। देखिए साल्ट का मतलब होता है साल्टी वाटर कहाँ पाया जाता है, ओशियंस में, सी में। ठीक है, और बाकी फ्रेश वाटर जो होता है देखिए रिवर, कैनाल्स, लेक, स्ट्रीम्स, इन जगहों पाया जाता है। ठीक है, तो पहला तो हुआ जो तुम्हारा साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसे जो कि लार्जेस्ट मतलब रेप्टाइल्स में होता है, सबसे बड़ा होता है, और उसकी जो आगे का जो मुंह होता है, जो स्नॉट बोलते हैं, वो काफ़ी वाइड होती है, चौड़ी सी होती है। अभी इनके पिक्चर भी दिखाऊंगा मैं। उसके बाद सेकेंड वन होता है मगर, जिसे बोलते हैं ना मगरमच्छ। इसको हम रियल में बोलते हैं इंडियन क्रोकोडाइल। देखिए क्रोकोडाइल टर्म इसमें भी है। और थर्ड वन होता है घड़ियाल। ठीक है, अभी इनके जूलॉजिकल नेम के बारे में बात करेंगे, जो हम अभी बिल्कुल अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं कि मगर, घड़ियाल एंड साल्ट वाटर, ये तीनों क्रोकोडाइल्स हैं। बट इनके नाम देखिए, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ठीक है, जो बहुत बड़ा होता है। उसके बाद मगर, जिसे हम इंडियन क्रोकोडाइल बोलते हैं, और तीसरा होता है घड़ियाल। घड़ियाल के बारे में स्पेशल ये कि ये पोल्यूशन फ्री वाटर में रहता है, कहना सेंसिटिव टू पोल्यूशन और प्रीफर टू क्लीन वाटर। इसका मतलब जो घड़ियाल होता है जस्ट एक्ट एज ए इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी, कि अगर वाटर में पोल्यूशन नहीं है, वाटर पोल्यूशन फ्री है, तो वहाँ पे घड़ियाल के पाए जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसकी जो स्नाउट होती है वो लॉन्ग होती है, वाइड नहीं होती, लॉन्ग होती है। देखिए 2 डिफरेंस। उसके बाद हम बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सिंपल द टर्म है, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन स्टेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। कुछ स्टेट, जैसे कि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्रोकोडाइल की तीनों स्पीसीज पाई जाती हैं, बाकी दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं है, जैसे कि घड़ियाल, मगरमच्छ एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। फिर एक बार देखते हैं 1975 में ये स्टार्ट हुआ था। अब इनके हम जूलॉजिकल नेम पे बात कर लेते हैं, और यहाँ पर हम एक बात और करेंगे, एक और यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसे बोलते हैं एलिगेटर। ठीक है, देखिए ये भी इसी ग्रुप का, इसी तरह लुक लाइक, मगर थोड़ा सा साइज में कम होता है। देखिए एलिगेटर, क्रोकोडाइल, मगर एंड घड़ियाल, 3 के बारे में पहले बात कर चुके थे। अब इसमें एक नया टर्म ऐड हुआ है, एलिगेटर। ठीक है, अब एलिगेटर 2 तरीके का होता है, एक चाइनीज़ होता है और एक अमेरिकन होता है। जो जनरल टर्म हम बोलते हैं एलिगेटर, तो हमारा रेफरेंस कहीं ना कहीं अमेरिकन एलिगेटर से होता है, जिसका नाम होता है एलिगेटर मिसिपियंसिस, जिसे हम कॉमन एलिगेटर बोलते हैं। और IUCN की कैटेगरी में हम इसे देखें तो ये इंडेंजर टाइप का होता है, मतलब। ठीक है, और उसके बाद जो क्रोकोडाइल सिंपल से हम बात कर रहे थे, तो वो क्रोकोडाइलस पोरोसस होता है, जिसे हम लिस्ट कंसर्न, मतलब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोई डेंजर खतरा नहीं है, आराम से है ये। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है मगर, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, और इसका नाम होता है क्रोकोडाइलस प्लस्ट्रिस। देखिए क्रोकोडाइलस पोरोसस, क्रोकोडाइलस प्लस्ट्रिस, ये दोनों क्या है, एकदम क्रोकोडाइल टाइप के। और तीसरा भी क्रोकोडाइल, मगर थोड़ा उसका जीनस डिफरेंट है, मगर एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। 23 स्पीसीज हैं पूरे दुनिया में क्रोकोडाइल्स की, और 3 फैमिली में आती हैं वो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप मगर हो गया, इसे हम बोलते हैं फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है, जैसे कि रिवर, स्ट्रीम्स, लेक, इन जगहों पाया जाता है। और उसकी जो IUCN कैटेगरी होती है वो 1 लेवल होती है, मतलब थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा मतलब अंडर स्ट्रेस है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम। ठीक है, इसे मार्स क्रोकोडाइल बोलते हैं, मतलब ऐसे दलदल वाली जगह पाया जाता है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि भूटान और बर्मा जैसी कंट्री से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। इंडिया में अंडर प्रोटेक्शन, मतलब जो कैप्टिविटी में रहता है। और इसे जो कैप्टेशन है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो हमारा शेड्यूल 1, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसकी शेड्यूल 1 में इस एनिमल को इंक्लूड किया गया और इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा है घड़ियाल, जिसे बोलते हैं गैबियालिस गैगेटिकस।
आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर्स, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी कैटेगरी सबसे ज़्यादा अगर किसी पे खतरा है तो वह है क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में घड़ियाल, ठीक है। इस तरीके से ये 4 आपके एनिमल हो गए, देखिए 3 बहुत एक दूसरे से कंसर्न है, चौथा थोड़ा सा डिफरेंस है, इंडिया में नहीं पाया जाता है। पहला वाला जो एलिगेटर है, अब इसके बारे में घड़ियाल के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें और देखें, क्योंकि ये काफ़ी प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल इंडेंजर्ड के बाद कुछ रह नहीं जाता है, इसके बाद एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएगा ये, अगर ऐसा चलता रहा, ठीक है। तो देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है केवल, दूसरे जगहों पे नहीं पाया जाता, और पाकिस्तान, बर्मा, भूटान एंड बांग्लादेश से ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और इंडिया में भी कुछ लिमिटेड रिवर्स जैसे गिरवा, चंबल एंड सोन रिवर, इन जगहों पे ये पाया जाता है, बाकी पूरे इंडिया में कहीं नहीं पाया जाता है, बहुत ही लिमिटेड एक आध कंडीशन है कहीं पे पाया जाता है, वो स्मॉल पॉपुलेशन, बट जो फेमस पॉइंट्स हैं वो गिरवा रिवर, चंबल रिवर एंड सोन रिवर, इसके मेन ब्रीडिंग पॉइंट्स हैं। देखिए अब इन्हें एक बार देख लीजिए, एलिगेटर का पिक्चर किस तरीके का होता है, ठीक है। ये क्रोकोडाइल फैमिली के नहीं है। अब उसके बाद देखिए क्रोकोडाइल, एक जी क्रोकोडाइल की बात करते हैं, इसे हम सिंपल क्रोकोडाइल बोलते हैं। और ये आपका मगरमच्छ हो गया, जिसे हिंदी मगर बोला जाता है, और ये आपका हो गया घड़ियाल। देखिए इसे कुछ आइडिया करिए, पिक्चर देख के, इनकी जो स्नॉट होती है काफ़ी लॉन्ग होती है, ठीक है। इसी पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने क्या बताया कि 23 स्पीसीज हैं और वो 3 फैमिली में रखी है, ठीक है। सबसे कॉमन कौन सा है, मार्स, जिसे हम बोलते हैं मगरमच्छ, क्रोकोडाइल पैलेस्ट्रिस, और पार्टिकुलरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है, स्पेशली फ्रेश वाटर हैबिटेट इंक्लूडिंग रिवर, लेक एंड मार्स, ठीक है। और इंडिया में इसका जो पाए जाने के चांसेस है रिवर, इरिगेशन पॉइंट एंड मैन मेड पॉन्ड्स में भी आसानी से मिलता है ये। अच्छा, उसके बाद एक और कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं साइट्स। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो इंडेंजर्ड एनिमल की जो ट्रेड होता है उस पर कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। तो इसमें अपेंडिक्स होता है, उसमें होता है पहली वाली जो हमारी साइट थी IUCN की, उसमें शेड्यूल होता है और साइट में अपेंडिक्स होता है। तो साइट की अगर हम बात करें, साइट की अपेंडिक्स फर्स्ट में है और IUCN की ये शेड्यूल 1 में इस एनिमल को रखा गया है एंड सो इट गेट प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा, क्रोकोडाइल जैसे कि हम बोलते हैं हमारे 5 वर्टिब्रेट्स होते हैं, उसके पास शुरू के 3 जो होते हैं कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, और ऊपर के 2 जैसे कि एवीज एंड मैमल्स हमारे वार्म ब्लेडेड होते हैं, तो रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लेडेड होता है, ठीक है। और ये स्पेशली वेटलैंड हैबिटेट में मोस्टली पाए जाते हैं एंड एक्वाटिक प्रेडेटर की फार्म में अपनी लाइफ को लीड करते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इन्हें क्यों मतलब प्रिजर्व करने की बात करते हैं, बाद में उसमें हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट पे। इंपॉर्टेंस ये है कि क्रोकोडाइल काफ़ी मतलब इसकी जो स्किन होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। और एक हेल्दी एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए इनकी प्रेजेंस वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक इकोसिस्टम में क्रोकोडाइल की स्टोन स्पीसीज़ का काम करता है। कहने का मतलब की स्टोन स्पीसीज वो स्पीसीज जिनकी वजह से पूरा इकोसिस्टम की वेल्थ बनी रहती है, मतलब जस्ट लाइक ए हीरो, ठीक है। तो अगर हीरो है मूवी तो मूवी चलती रहती है। इसी तरीके से कीटोन स्पीसीज अगर इकोसिस्टम में बने रहेंगे तो बाकी इकोसिस्टम की हेल्थ मेंटेन रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इकोलॉजिकल रोल भी काफ़ी प्ले करता है, जो उसमें किसी वाटर बॉडी में जो कुछ प्रेडेटरी फिश होती हैं जो दूसरी फिश को किल कर देती हैं, उन्हें ये कैप्चर कर लेता है। इस तरीके से फिश जो कल्चर होता है पूरा, मतलब फिश इंडस्ट्री या फिशी कल्चर के लिए काफ़ी फेवर है करता है ये। अच्छा, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन्स बेट रिफ्यूजिया ड्यूरिंग दी ड्रॉट सीजन में जो कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो वाटर बॉडी को पोल्यूट करता है, उन्हें ये रिमूव कर देता है। इसके बाद बात करें, ये पूरे इकोसिस्टम और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ में टॉप लेवल का प्रीडेटर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉप लेवल का प्रीडेटर है। तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी में एक हैबिटेट किया इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी वाटर बॉडी से या इकोसिस्टम से क्रोकोडाइल का लॉस हो जाता है तो कहने का मतलब ये सिंपल कि बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी जो है खतरे में आ जाती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसका। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि क्रोकोडाइल कहीं ना कहीं इंडिकेटर है क्लीन एक्वाटिक एनवायरनमेंट फॉर ए वेरी गुड रीजन। क्या जो होता है ये कि जो बीक और सिक मतलब फिशेस होती हैं उन्हें ये खा लेता है, जिससे कि पूरा सिस्टम आसानी से साफ रहता है और अनकंटामिनेट बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि फिश इंडस्ट्री के लिए हमने बात करी थी, इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो बड़ी फिश होती हैं जो स्मॉल फिश को कैच कर लेती हैं पूरी तरीके से, उन फिशेस को ये कैप्चर करके मतलब रिमूव कर देता है। इस तरीके से एक फिश में एक जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो मेंटेन रहती है, इसलिए पूरी पिसी कल्चर के लिए इसका प्रेजेंट होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अभी जिस सिंपल सा आइडिया, क्रोकोडाइल की बात है तो हमारे माइंड में आता है कि ओशियन में रहता है, और मगर की बात है तो रिवर में रहता है, और घड़ियाल की बात है तब भी हम बात करेंगे रिवर, लेक्स एंड जो मैन मेड वो जगह होती हैं वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और उड़ीसा इज़ द फर्स्ट एंड या सबसे पहला स्टेट था जिन्होंने क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए स्टेप लिए थे। स्पेशली वहाँ पे एक नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क, वहाँ पे ये प्रोग्राम चलाया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल। 3 टाइप की स्पीसीज होती हैं, बता चुके हैं, अब इन्हें फिर से एक बार डिटेल में देख लें। पहला देखिए 3 स्पीसीज में होता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, पहले भी हम बता चुके हैं, हम दोबारा इस पर बात कर लेते हैं इनकी। जैसे कि साल्ट वाटर बताया था, जो मुहाने पे मिलता है, जहाँ पे रिवर एक समुद्र में जाके गिरती है, वहाँ पे जो मिलते हैं उन्हें बोलते हैं साल्ट वाटर, क्योंकि समुद्र का वाटर कैसा होता है, साल्ट वाटर। तो वो जो क्रोकोडाइल है वो आपका लिस्ट कंसर्न है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसे। और उसके बाद वो अर्थ में पाया जाने वाला सबसे बड़ा रेप्टाइल्स है, या क्रोकोडाइलियन स्पीसीज में सबसे बड़ा है। उसके बाद कहते हैं कि क्रोकोडाइल मैनग्रोव स्वयं जो सुंदरबन अपना है वेस्ट बंगाल में, इन जगहों पे पाए जाने, और जो रिवर डेल्टा जो होते हैं वहाँ पे जाके उड़ीसा आंध्र प्रदेश जो पॉइंट्स हैं कोस्टल हमारे स्टेट, वहाँ पे पाए जाने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी जो स्नाउट होता है, मुंह आगे का होता है, वो वाइड होता है, चौड़ा होता है कंपेयर टू द मोस्ट अदर क्रोकोडाइल स्पीसीज, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हमने रिपोर्ट करा है उड़ीसा के जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पे रिपोर्ट हुआ। लगभग 70% पूरी दुनिया के जो क्रोकोडाइल्स हैं इस टाइप के साल्ट वाटर क्रोकोडाइल वहाँ भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है कि फ्रेश वाटर जो रिवर वगैरह में पाया जाएगा, तो बुक उस क्रोकोडाइल की हम बात करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे मगर, मार्स या ब्रॉड, इसका जो मुंह होता है, स्नाउट होती है वो चौड़ी होती है, ब्रॉड, और इसे हम इंडियन क्रोकोडाइल भी कहेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, और इसके ऊपर भी कोई खास मतलब स्ट्रेस या थ्रेट नहीं है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। मतलब कि ओपन टू अटैक की प्रॉब्लम तो है, मगर उस प्रॉब्लम में नहीं है कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ज़्यादा इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। रिवर, लेक्स एंड मार्सेस जो कि फ्रेश वाटर की बॉडीज होती हैं, इसकी फीमेल जो होती है वो होल बनाती है, नेस्टिंग होल्स, और उसमें ये अंडे देती है, स्पेशली ड्राई सीजन में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट ये कि जो इसके अंडे होते हैं उनसे जो इसके बच्चे निकलते हैं, कहने का मतलब हैचलिंग्स जो होती हैं, हैच करने का मतलब फटना, अंडे के बाद जो बॉडी बनती है, जैसे प्लांट में कहते हैं ना प्लांटलेट्स स्मॉल, इस तरीके से यहाँ पे जो वर्ड यूज करा जाता है वो हैच। हैच मतलब ब्रेक होना, हैचलिंग्स मतलब ब्रेक होने के बाद जो बॉडी निकलती हैं, ये अंडे से करना बच्चा निकलना, उसे हैचलिंग्स कहें। तो उनका जो सेक्स होता है कि वो मेल होंगे फीमेल होंगे, ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे। ये कुछ और रेप्टाइल में भी पाया जाता है इसके अलावा, कि जो उनका सेक्स होता है कि मेल होगा फीमेल, डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्पेशली टेम्परेचर पे। इसके बाद जो इनकी देखने की और सुनने की और स्मेलिंग की जो सेंसेस होते हैं वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि ये काफ़ी एक्वाटिक वाटर बॉडी लाइक जो फ्रेश वाटर बॉडी बाद हुए और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए इनके सेंसेस इंपॉर्टेंट होना, इनके एक्टिव होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद थर्ड वन आता है घड़ियाल। ये भी देखिए एक इंपॉर्टेंट है, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल से बोला जाता है, और इसकी जो स्नॉट होती है वो लॉन्ग होती है और थिन भी होती है। दो बातें देखिए, लॉन्ग पहले भी आया था, ब्रॉड भी आया था, ठीक है। इस तरीके ध्यान रखना। लॉन्ग एंड थिन की जब बात करें तो हम घड़ियाल की बात करते हैं, और ये इसका जो घड़ियाल, घड़ा मतलब जैसे होता है अर्थ इंपॉर्टेंट बात करते हैं, उसकी तरह इसकी मतलब जो स्नाउट होती है उस टाइप की होती है, और फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी होता है। अब इसकी जो कैटेगरी है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी का होता है घड़ियाल जो होता है। यहाँ पे हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि घड़ियाल की जो इंडेंजर्ड कैटेगरी है वो कौन सी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के इम्पोर्टेंट चांसेस थोड़ा ज़्यादा हैं। घड़ियाल की जो कैटेगरी है वो आपकी क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ कि जो घड़ियाल की जो आयुसीन कैटेगरी में जो इसकी पोजीशन है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। यहाँ पे इंडेंजर्ड मेंशन है, इसे ठीक करें। सी चेंज होती रहती, प्रेजेंट जो स्टेटस है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है फॉर द केस ऑफ घड़ियाल। उसके बाद जो इसका नाम आता है घड़ियाल, घड़ियाल, घड़ मतलब उल्टा घड़ा, इन्वर्टेड पिक्चर, ठीक है, उससे नाम आता है घड़ियाल, उल्टा घड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी जो स्नाउट होती है वो लॉन्ग एंड थिन होती है, ठीक है, और स्पेशली फीड्स ऑन दी फिशेस। आल्सो फ्रेश वाटर रिवर्स जो सिस्टम जो होता है उसमें रहता है, और एक टाइप का कहीं ना कहीं ये एशियन क्रोकोडाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी स्नाउट की फीचर और होता है, थिन एंड लॉन्ग के अलावा इसमें सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं दैट कैन डिटेक्ट द वाइब्रेशन इन द वाटर, इसलिए जो अपने प्रे को कैच करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं इसके लिए। इट इज़ फाउंड ओनली इन एशिया, स्पेशली इन इंडिया में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्रोकोडाइल्स है घड़ियाल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक था इस लेक्चर का,
कि प्रोजेक्ट टाइगर, वो सॉरी प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल या क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा काम हुआ था, तो आंसर होता है उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा वर्क जो हुआ था उड़ीसा ने करा था इस पर, क्योंकि उड़ीसा के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट में शुरू किया था। अब हम इंटरनेशनल लेवल बात करें, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें इंटरफेयर करा तो इन्होंने एक और बॉडी होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक सब डिवीज़न होता है UNDP। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और FAO की जो बॉडी थी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, इन दोनों ने मिलके इसकी कंजर्वेशन के लिए स्टेप लिया था फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसमें उन्होंने तीनों को शामिल किया था, घड़ियाल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और उसके बाद उन्होंने मगर को भी शामिल कर लिया था। मतलब तीनों स्पीसीज जो इंडिया में पाए हैं उसके बारे में बात किया था 1975 में। और किसके जो इनके लीडर थे इस प्रोजेक्ट के, वो उनका नाम था डॉक्टर HR बस्टर्ड, जो कि एक FAO के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इटली में है, रोम में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ईस्टर्न हमारा स्टेट उड़ीसा में शुरू किया था। ठीक है, उस समय सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, क्यों ये चर्चा में, क्यों इस पर काम किया गया था? तो जो 1976 था, प्रोजेक्ट से 1 साल के बाद क्यों सर्वे करा गया था, उसमें केवल 96 मतलब क्रोकोडाइल बचे थे। बाद में जो प्रोग्रेस आज की 2019 में इसकी नंबर जो काउंटिंग हुई थी वो 2000 प्लस हो गई है, ड्यू टू रियर एंड रिलीज प्रोग्राम चलाया गया था। रियर का मतलब इन्हें अच्छे से ब्रीडिंग प्रोवाइड करना है, ब्रीडिंग के लिए सेफ मतलब बोलना चाहिए, कैप्टिविटी में इनकी ब्रीडिंग कराना, और उसके बाद उन अंडों से जब इनके हैचलिंग्स हो जाएं, बच्चे आ जाएं, उन्हें फिर दोबारा किसी रिवर्स में या जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे इन्हें छोड़ देना जाके। तो प्रोग्राम का नाम क्या था? रियर एंड रिलीज प्रोग्राम। अंडों से बच्चे निकलने का मतलब है कि इनके जब अंडों से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें दूसरे एनिमल के थ्रू प्रीडेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कम से कम जब हम कैप्टिविटी में ब्रीडिंग प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद जो इनके अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उन्हें एक स्टेज जब तक डेवलप वहीं पे करते हैं, उसके बाद इन्हें वहाँ पे हम रिलीज़ करते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रीडेट बाई अदर एनिमल्स का जो स्ट्रेस होती है, जो खतरा होता है, वो कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि इनके जो चांसेस होते हैं बचने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इनका नंबर काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उड़ीसा में ही इसके 3 स्टेट में प्रोग्राम शुरू हुआ था, एक में घड़ियाल के लिए, दूसरे में मगर के लिए, और तीसरे में क्रोकोडाइल के लिए। ठीक है, 3 इनके डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, एक अंगुल, मयूरभंज एंड केंद्रपाड़ा में। ठीक है, तो इनकी जो लोकेशन थी उनका नाम था टिकारपाड़ा फॉर घड़ियाल के लिए जो अंगुल डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद राम तीर्थ फॉर मगर के लिए जो कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और उसके बाद थर्ड वन भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि केंद्रपाड़ा में डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, फॉर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए प्रोग्राम चलाया गया। मतलब 3 डिफरेंट पॉइंट्स लोकेटेड इन 3 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उड़ीसा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जब नेशनल लेवल प्रोग्राम आया तो फिर इनके कई सारे, मतलब आपका चेन्नई में एक इनके लिए बैंक बनाया गया, क्रोकोडाइल बैंक। फिर एक आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्रोकोडाइल पॉइंट है, वहाँ पे बनाया गया, जिसका आप डायग्राम देख रहे हैं कि घड़ियाल पुनर्वास एंड प्रजनन केंद्र, मतलब क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कुकराइल, ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1975 में की गई थी। ठीक है, कुछ और पिक्चर आप देख लें, यहाँ पे देखिए क्रोकोडाइल्स के ये एग्स हैं और ये क्रोकोडाइल का बॉडी दिख रहा है आपको। थर्ड पिक्चर में देखें, ये आपका जो डायग्राम है वो आपको चेन्नई की जो क्रोकोडाइल बैंक है वहाँ से लिया गया है। आप देख रहे हैं कितना डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं कि अंडर दिस प्रोजेक्ट जो घड़ियाल के अंडे होते हैं वो कलेक्टेड करे गए थे, और उन्हें इंक्यूबेशन का मतलब होता है एक टाइप का हीट पीरियड, जिससे कि उनसे अंडों से बच्चे निकलने का जो टाइम पीरियड होता है, हम दूसरी टर्म में कहें गेस्टेशन का टाइम, उसे इंक्यूबेशन बोला जाता है। इंक्यूबेशन तक उन्हें कैप्टिविटी में रखा गया, और उसके बाद उन्हें अंडे निकलने के बाद बच्चों को रिलीज़ कर दिया गया, अंडों से बच्चे निकलने के बाद। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम जून 1975 में स्टार्ट हुआ था, और इसी तरीके से फिर कुछ ब्रीडिंग साइट इनकी डिस्कवर हुई थी, जैसे कि आपने बताया कि कुकराइल लखनऊ में, और इसके अलावा चंबल वैली जो कि चंबल रिवर आपका है मध्य प्रदेश में। इस तरीके से कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गिरवा रिवर से लोकेटेड है, और आपके उत्तर प्रदेश में जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसका एक पार्ट है। इन जगहों को इन्होंने नए मतलब सर्च किए। आज जो है लगभग कई सारी जगहों पे कुछ हमने स्पेशल साइट्स आपको बताए हैं इनके लिए। देखिए प्रोटेक्टेड एरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। नेशनल चंबल सेंचुरी मध्य प्रदेश में, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कतरनिया घाट सेंचुरी उत्तर प्रदेश में जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व में है, और केन सेंचुरी आल्सो मध्य प्रदेश में, सटकोसिया जाट सेंचुरी उड़ीसा में, और सोन सेंचुरी मध्य प्रदेश में। ये आज क्रोकोडाइल की इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट्स हैं।
इसके अलावा ये तो नेचुरल हैं। अब कुछ पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं जो कि इसके कैप्टिव मतलब अंडर कंट्रोल कंडीशंस में जहाँ पे क्रोकोडाइल ब्रीडिंग कराई जाती है घड़ियाल की, वो देखिए वो कहाँ पे, नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क उड़ीसा, और क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर लखनऊ, और क्रोकोडाइल बैंक जो कि मद्रास चेन्नई में लोकेटेड है। ये कैप्टिव वाले सेंटर्स हैं और वो नेचुरल पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट नेचुरल हैं और 3 पॉइंट कैप्टिव्स हैं। ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद एक प्रोग्राम होता है जिसे बोला जाता है PHB, मतलब पॉपुलेशन एंड हैबिटेट वायबिलिटी असेसमेंट। वर्कशॉप कराई गई थी घड़ियाल पे कि 75 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके काफ़ी टाइम के बाद मतलब 75 to 95 का मतलब क्या 20 ईयर्स के बाद इसका असेसमेंट हुआ कि क्या प्रोग्रेस है। वो कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहाँ पे इसके इंस्टीट्यूट एंड एक्सटीट्यूट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जो था उस पर चर्चा करी गई, उसके लिए कि न्यू रिकमेंडेशन सजेस्ट करे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा फोर्थ वन है कि वो लुक लाइक दैट, हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि घड़ियाल, मगर, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। तो एलिगेटर इनसे मिलता जुलता होता है, रेप्टाइल्स भी है बट उनसे का कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, फैमिली वाइज कोई कनेक्शन नहीं है। एलिगेटर एक डिफरेंट चीज़ है बट रेप्टाइल्स आल्सो। इसकी आयुसीन कैटेगरी इंडेंजर दोबारा से देख लेते हैं। और नेटिव कहाँ का है, USA और चाइना में पाया जाता है, इंडिया में पाया नहीं जाता ये। और ये एलिगेटर फैमिली का है, ठीक है। और ये ओलाइगोसीन में पहली बार जो रेप्टाइल्स का ओरिजिन हुआ था उसमें ये आए थे एलिगेटर्स। और लिजार्ड की तरह लुक लाइक लिजार्ड का एक बड़ा फार्म होता है एलिगेटर, ठीक है। और जैसे USA जो स्टेट हैं आपके फ्लोरिडा वगैरह, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इसका दूसरा स्टेट है इंडियाना, वहाँ पे पाए जाते हैं। और एक जनरल टर्म्स इनके लिए यूज़ करा जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द नेम इज प्रोबेबली फ्रॉम ए टर्म फॉर द लिजार्ड विच अर्ली स्पेनिश के जो लोग थे, जो आउटसाइडर थे, जो एक्जोटिक स्पेनिश थे, जब वो फ्लोरिडा में इंटर कर गए, फ्लोरिडा USA मतलब स्पेनिश के लोग जब फ्लोरिडा मतलब USA में इंटर हो गए तो उन्हें कहते हैं भगोड़ा या बाहरी, तो उनके लिए टर्म यूज करा गया था एलिगेटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इसके अलावा एलिगेटर के अंदर एक क्वालिटी और होती है कि 2 तरीके की मूवमेंट करता है जब लैंड पे होता है, ठीक है। एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, उसे स्प्रेल बोलते हैं, और दूसरा होता है ये रेंगता है अपनी बेली के थ्रू, ठीक है, ठीक है। और दूसरा होता है जब ये किसी गीली सरफेस पे होता है, बेड सरफेस पे होता है, तब ये हाई भाग तेजी से चलता है। 2 चीज़ें होती है सिंपल सी, कि जब रेत वगैरह पे होता है, टेरेस्ट्रियल लैंड पे होता है, तो दूसरी मूवमेंट होती है जो बिल्कुल रेंगना जैसे बोलता है, मतलब स्लो होता है। और जब ये अपनी जो सुटेबल प्लेस मतलब बेड पॉइंट पे होता है तो ये हाई वॉक करता है, ठीक है। अब अमेरिकन एलिगेटर्स और चाइनीज़ एलिगेटर बहुत कॉमन है। हम जो बात करते हैं जब एलिगेटर का माइंड में आता है तो हमारे दिमाग में जो पिक्चर रहती है वो अमेरिकन एलिगेटर की रहती है। अमेरिका के केवल कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पाए, सब में कॉमन नहीं है। बट जो चाइनीज़ है वो तो केवल बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, वहाँ की जो एंटस रिवर है ओनली वहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है। और ये सोलिटरी टेरिटोरियल टाइप का एनिमल है, ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है। अब हम बात करेंगे कि एक इंपॉर्टेंट बात और बात करें, एलिगेटर में क्वालिटी और होती है जब ये प्रे करता है, मतलब अपना जो शिकार करता है, तो उसमें एक डेथ रोल का कॉन्सेप्ट होता है कि हाउ दे कैप्चर देयर प्रे। तो उसमें जो डेथ रोल का मतलब होता है ना, जैसे आपने सुना होगा पिनोसाइटोसिस, एक्जोसाइटोसिस की जो मूवमेंट होती है बैक्टीरिया के अंदर टू टेक अप देयर फूड मटेरियल, सेम उसी पैटर्न पे एलिगेटर में अपना फूड मटेरियल लेने के लिए एक अप्रोच होती है जिसे हम बोलते हैं डेथ रोल। उसके बाद आता है कि क्रोकोडाइल के जो उस पर कंजर्वेशन का जो हमने प्रोजेक्ट चलाया है उस पर खतरे क्या हैं, मतलब कहाँ से उसकी प्रॉब्लम्स है उसे आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए क्रोकोडाइल की जो स्किन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और कोई इंटरनेशनल मार्केट में जो ट्रॉफीज़ बनती हैं या फिर इंडिजिनस मेडिसिन इससे ऑब्टेन करी जाती हैं, इसके लिए लोग इसे मारते हैं। दूसरा है कि जो आजकल एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिवराइन हैबिटेट, जिसमें मतलब डाम, बैराज, इरिगेशन कैनाल, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा कुछ डिजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम, जैसे बोलना सिल्टेशन एंड सैंड मिनिंग जो होता है, वो रिवर्स के जो मूवमेंट होती है, जो उनके रियल डिस्कोर्स होते हैं उन्हें चेंज कर देता है, वो भी काफ़ी प्रॉब्लम करता है। उसके बाद एक एग्रीकल्चर का टाइप होता है जैसे बोलते हैं रिपेयरिंग एग्रीकल्चर, एनकरेजिंग बाय द लिव स्टॉक्स जो होते हैं, वो घड़ियाल का जो बिहेवियर होता है उनका उसे मतलब चेंज करते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं वो एक्सटिंक्ट या उनकी नंबर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तीसरी बात है कि जो दूसरे एनिमल इनके अंडों खा लेते हैं, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है। इसलिए जो कैप्टिविटी में रिप्रोडक्शन कराने के बाद इनके एक मैच्योर बच्चों को मतलब फर्दर रियर एंड रिलीज प्रोग्राम के तहत रिलीज करा जाता है, तो वो इनकी नंबर को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से घड़ियाल, क्रोकोडाइल, हम इसके लिए देख लेते हैं घड़ियाल के लिए क्या थ्रेट्स हैं। देखिए, डाम, बैराज नियर अबाउट लगभग सिमिलर हैं, वही प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद इसमें घड़ियाल में एक स्पेशल बात यह है कि इसकी जो टूथ ही मतलब लंबा सा उसका जो मुंह होता है, नॉस्ट्रल, वो कहीं ना कहीं जो हमारे जो फिश मैन होते हैं जो उनका नेट होता है उसमें बहुत ईजिली मतलब ये कैप्चरिंग हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद
जो नदियों से आपने देखा हो खनन होता है, रिवर्स से जो सैंड वगैरह निकाली जाती है, वो भी कहीं ना कहीं घड़ियाल के बिहेवियर को चेंज करता है। उसके बाद सस्टेन मीनिंग एक्टिविटी, देखिए सिमिलर है मोस्टली, इनके जो नेस्टिंग, जो इनके घोंसले होते हैं, जो इनकी बिल्ड्स होती हैं, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद रिवर बेड कल्टिवेशंस, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जिनकी साइड्स होती हैं रिवर की चारों तरफ, उन पर जो एग्रीकल्चर आजकल मतलब हो रही है, कल्टीवेशन खेती कर लेते हैं लोग, वो भी एक प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एग हार्वेस्टिंग फॉर सब्सटेंस फूड यूज बाय रिपेरियन रेसिडेंट, इनके अंडे को पब्लिक मतलब लोग भी खा लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट आर हेल्पफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ दी घड़ियाल। जैसे कि हम बहुत सिंपल सी बात बताते हैं, एक होती है रेडियो ट्रैकिंग। आप पहले फिगर देखें, उससे क्लियर हो जाएगा रेडियो ट्रैकिंग क्या होती है। देखिए रेडियो ट्रैकिंग में आप इसे देख रहे हैं, एनिमल की बॉडी की नेक में कोई चीज़ पड़ी हुई है, इसमें क्या होता है देखिए, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है इसका। दिस अप्रोच टू ट्रैक द मूवमेंट बाय एडेरिंग द कंप्यूटर चिप, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं टेलीमीटर या ट्रांसमीटर या टेलीमेट्री कह सकते हैं। तो कंप्यूटर चिप को हम उसकी बॉडी में चिपका देते हैं किसी थ्रू, ठीक। और इससे क्या होता है, हम एनिमल की रेडियोमीट्री जो इसके अंदर पड़ी है, वो हमें 2 डिवाइसेस इन्वॉल्व होती है उसमें, जैसे कि यूज ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है, वो क्या होता है रेडियो वेव्स प्रोवाइड करता है, और उन रेडियो वेव्स के थ्रू हम उसके सबसे सूटेबल प्लेस की वो कहाँ जाता है, उसके मूवमेंट का जो ऑर्डर होता है, किस किस प्लेस पे वो मूव करता है, हम सब कुछ पता कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अप्रोच होती है, इन्हें बहुत ही प्रोवाइड इजी कंजर्वेशन, ठीक है, और इनकी लोकेशन को डिटेक्ट करके इन्हें आसानी से कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए, इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो एक को मतलब है रेडियो ट्रैकिंग, और दूसरा होता है सैटेलाइट ट्रैकिंग। सैटेलाइट ट्रैकिंग काफ़ी आजकल मतलब चर्चा में, और ये काफ़ी यूज़फुल एंड एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पहले वाले में जो चिप हम लगाते हैं, दोबारा हमें उसे रिकवर करने की ज़रूरत पड़ेगी, हम रिकवर करेंगे उसके बाद ही हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे इसमें कहाँ का ये मूव किया, कहाँ पे ने ज़्यादा टाइम लीड किया, कहाँ पे इसकी ब्रीडिंग साइट्स हो सकती हैं। मगर सैटेलाइट ट्रैकिंग में हमें ये वाली प्रॉब्लम हमारे फेस नहीं करनी पड़ती है कि हम उसे दोबारा से रिकवर करें, जो बॉडी में हमने उसकी चिप लोड की है, उसे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। सैटेलाइट ट्रैकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो इट इज़ मोस्ट यूजफुल एंड एक्सेप्टेबल टेक्नोलॉजी। तो इट इज देखिए, बिकॉज देयर इज नो वर्क टू रिकवर द चिप फ्रॉम द एनिमल। तो घड़ियाल एंड नॉट फॉलो, मतलब हमें एनिमल को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हम उसे देखें वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कि उसे हमें दोबारा हमारी जो बॉडी में हमने उसकी एंटर कर दी चिप, वो हमें निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम इसकी ट्रैकिंग करें। तो इस तरीके से जो सैटेलाइट ट्रैकिंग काफ़ी यूज़फुल है। देखिए इसमें सैटेलाइट ट्रैकिंग में देखिए आपकी बॉडी में लगा दिया इस तरीके से। अब हम कुछ न्यू अपडेट की बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट जो हमारा क्रोकोडाइल है, इससे रिलेटेड कुछ नई अपडेट क्या है आज के टाइम में। देखिए आपने सुना होगा आजकल स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, कहाँ पे ये बनाई गई है, ये बनाई गई है गुजरात में सरदार सरोवर डैम, जो कि हमारी नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है। तो इस रिवर के पास कुछ पॉन्ड्स हैं, ठीक है, उन पॉन्ड्स में ये जो है क्रोकोडाइल या मगर जो है वो रहता है, मतलब उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट खतरे को देखते हुए, मतलब कहते हैं ना बिफोर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, उससे पहले जो हमारी सेंसिटिविटी है उसके आधार पे वहाँ से क्रोकोडाइल को निकाल के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करा जा रहा है उन्हें, ठीक है। तो देखना एक बात है कि सरदार सरोवर डैम नियर नर्मदा गुजरात, वेयर स्टेचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड, और स्टेचू ऑफ लिबर्टी के बारे में सबसे टालेस्ट स्टेचू है दुनिया की। तो यहाँ पे फ्यूचर में ये हो सकता है कि बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन जाए, और ये जो वहाँ पे जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो मगर हैं, वो उन पर अटैक कर दें और कोई मतलब बड़ी घटना हो जाए, पूरी दुनिया उस पर अटेंशन, क्योंकि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इस उसे देखते हुए इन्होंने क्या किया, वहाँ से जो मगर थे उन्हें निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये, दूसरी बात ये है कि इस चीज़ के लिए जो इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सा गुस्सा है उनके ऊपर, उन्हें आर्गूमेंट है। किस बात से आर्गूमेंट है, वो इसके पीछे ये दलील दे रहे हैं कि इस तरीके से अगर कहीं किसी स्टेट में किंग कोबरा या दूसरे डेंजर एनिमल, जैसे कि पिलबिट टाइगर रिजर्व की बात करें, तो यहाँ पे हर दूसरे दिन टाइगर किसी एनिमल या किसी ह्यूमन बींग को जो है अपना शिकार बनाता है, मगर कभी ऐसा नहीं बोला गया कि पिलबिट टाइगर रिजर्व से टाइगर को निकाल के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। इसी तरीके जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो इस बात पे आर्गूमेंट शो कर रहे हैं कि ये जो है गलत हो रहा है, इन्हें इनके नेचुरल हैबिटेट से नहीं निकालना चाहिए था। अब ये तो हुआ गवर्नमेंट और इन्वायरमेंटलिस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न। अब हमारा जो इन्वायरमेंट गवर्नमेंट रूल है, जो इंटरनेशनल रूल कह सकते हैं, बल्कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल, एक रूल है जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस रूल में ये बोला गया है ऐसे एनिमल्स के लिए, ऐसी कंडीशन में कि कोई एनिमल्स लिखा है, देखिए आप,
ओनली दोज एनिमल दैट प्रेजेंट ए प्रूवन डेंजर। प्रूवन मतलब पूरी तरीके प्रूफ हो जाए कि वो रियल में खतरा क्रिएट करा उसने करा, मतलब बहुत अपने एक्टिंग हो चुकी है। मगर इन्होंने क्या किया गवर्नमेंट ने कि चांसेस को देखते हुए ऐसा करा है, ठीक है। तो वो ये एक्ट कहता है कि जब तक खतरा प्रूव ना हो जाए तब तक आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो एनिमल है आपके शेड्यूल 1 में इस एक्ट के लिस्टेड है। तो ऐसे एनिमल के लिए जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है उसे इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो नाराज़ हैं। वो कह रहा है ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए था। वो कुछ कर नहीं पा रहे, मगर उन्हें गुस्सा है गवर्नमेंट की एक्टिविटी पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये बोल रहा है कि जब तक वो ऐसा कुछ करे ना, जब तक उन्हें उनके नेचुरल प्लेस से नहीं हटाना चाहिए। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, जो पिलभिट टाइगर रिजर्व है वहाँ की जो लोकल एक एनजीओ है, मतलब लोकल तो नहीं, कैसे स्टेट लेवल का, टर्टाइल सर्वाइवल अलायंस, एक एनजीओ है यूपी में जो वर्किंग करता है स्पेशली पिलभिट टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए कुछ जो माइग्रेटरी बर्ड के इशूज़ होते हैं उनके बारे में मैटर्स को उठाता है। तो नाम देखना, टर्टाइल सर्वाइवल अलायंस। इशूज़ कौन से उठा रहा है? माइग्रेटरी बर्ड्स और टर्टाइल के बारे में बात करता है, मगर मोस्टली जो फेमस है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के इशूज़ को हाईलाइट करता है। तो गाइज, do subscribe my channel if you really like my channel, and keep sending your valuable comments, suggestions and feedback for my channel. So I really thankful to you. Thank you very much.